गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 10th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस, उसके लास्ट पड़ाव पे हैं हम। एक्सक्रीशन एक बचा था बेटा। इस पूरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिटेल में एक्सक्रीशन के बारे में। जैसा मैं बोलूं बेटा, अगर आप मेरे साथ में आपने डाइजेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, दे आर नोन एज द फीकल मैटर, और वो एनस के थ्रू डिस्चार्ज होता है। क्लियर है जी? तो बेटा, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो एनस से डिस्चार्ज होता है, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है। फॉर एग्जांपल यूरिया। क्लियर है जी? तो ये यूरिया आपके एनस के थ्रू ना होकर ये आपके पेनिस या सिंपल सा बोले तो यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर की मदद से ये बाहर निकलता है बेटा, और किडनी इसको फिल्टर आउट करती है। बेसिकली जो वेस्ट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, कौन सी वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हमारे बॉडी में, देखिए जैसे मैं खड़ा हूं तो भी मेरी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। जैसे मैं सांस ले रहा हूं ना, ऑक्सीजन इन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों निकल रहा है? बताइए क्यों निकल रहा है? बिकॉज इट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय आवर सेल्स। यानी भैया, हमारी सेल्स को इसकी जरूरत नहीं है। जब ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन सेल के पास पहुंचता है और ये सेल के पास जाता है बेटा। फिर क्या प्रोड्यूस होता है? वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराता है। इसके बाद एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज द मेटाबॉलिक वेस्ट। जो प्रोसेस की बात कर रहा हूं, रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में क्या निकलता है बेटा? ऑब्वियसली ब्रीदिंग में क्या निकलता है? अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, बाहर में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमारे लिए क्या बेटा? वेस्ट है। यानी अगर ये वेस्ट का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में होने लगेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में होने लगेगा, तो बेटा जो सेल्स होंगी वो डेड कर जाएंगी। और सेल्स का डेड करना यानी कि हम भी तो राम नाम सत्य हो जाएंगे भाई साहब, याद रखिएगा। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे मसल की बात करेंगे तो मसल में एक कंपाउंड होता है दैट इज नोन एज द क्रिएटिन, और ये क्रिएटिन का ब्रेकडाउन होता है इनटू अ सब्सटेंस दैट इज नोन एज द क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, हमारी बॉडी या सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके किडनी के द्वारा फिल्टर आउट होके हमारे यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो यहां हम बात करने वाले हैं बेटा परफेक्टली उन सारी चीजों को जो हमारे कहां से डिस्चार्ज होंगी? पेनिस के माध्यम से, यानी कि यूरेथ्रा, किडनी, इन सब की बातें हम यहाँ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वो चीजें अलग थी। पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा, जो चीजें अनडाइजेस्टेड होती हैं वो फीकल मैटर में निकलती हैं एनस के थ्रू, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, यूरिया हो गया, ये सब प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस। बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी बॉडी में अकर होते हैं। तो ये सारे हमारे कहां से निकलेंगे बेटा? ऑब्वियसली बताइए कहां से निकलेंगे? पेनिस के थ्रू, या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो वजाइना होगा उसके थ्रू निकलेगा बेटा जी। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो सिंपल सी बात करें बेटा, एक्सक्रीशन का मतलब सुसु। क्या बोलूं? सुसु। क्लियर है जी? ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था? फोटोसिंथेसिस का डिस्कस किया था। वहां पे भी देखा था कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लीफ में जाता था बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, और बाहर क्या निकलता था? जो उसका वेस्ट था। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती थी, ऑक्सीजन उस सराउंडिंग में लिबरेट हो जाती थी। क्लियर है जी? रेस्पिरेशन की बात मैंने बोली थी, ऑक्सीजन जाता था और भैया कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता था, तो सेल से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता था। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा एक स्पेसिफिक सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है ह्यूमन के अंदर में फॉर द रिमूवल ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ ऑल द टाइप ऑफ
मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच मेटाबॉलिक वेस्ट आर डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है जी? दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। उसको क्या बोलेंगे बेटा जी? एक्सक्रीशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड, यानी कि छुटकारा कैसे पाते हैं ऑफ द गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये इनसाइड जाता है, और बाद में फोटोसिंथेसिस होती है तो बाहर क्या निकलता है? ऑक्सीजन। सेल की बात करेंगे तो सेल में क्या जाएगा बेटा? ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर करता है ऑक्सीजन। फिर वहां पे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो वेस्ट है बेटा, अगर हमारी सेल्स के अंदर में ज्यादा देर तक डिपॉजिट होंगे, इट में डैमेज आवर सेल, हमारी सेल डैमेज हो जाएंगी भाई साहब। तो हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि इन वेस्ट जो हमारे लिए खतरनाक है, इनको क्या कर बेटा? उखाड़ के बाहर फेंक दें। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे इस बात को। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सेल है, इसके अंदर में कोई रिएक्शन हो रहा है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो चीजें मिलके बना रही हैं सी और डी। यहां पे जो सी बना है वो यूजफुल प्रोडक्ट है, तो हमारी सेल इसको आसानी से यूज करेगी, उसके काम लायक है। लेकिन बेटा डी है, जहां पे स्टार बनाया है, ये जो डी है, डी को स्टार बनाया है, ये डी क्या बेटा? वेस्ट है। तो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, जैसे जहां पे ए प्लस बी कंबाइन हुए तो एक नया सी प्लस डी प्रोडक्ट बना। सी यूजफुल प्रोडक्ट है तो सेल उसको यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन बेटा जो डी दिख रहा है वो वेस्ट है, तो उसको सेल यूटिलाइज करेगा क्या? नहीं, उस वेस्ट को वो डिस्चार्ज करेगा थ्रू द यूरिन। यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकाल देगा। दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है जी? तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनमें या तो कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनता है या तो कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो हमारा कर्तव्य है मेरा नहीं, मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का कर्तव्य है कि वेस्ट को पकड़े और ले जाके बाहर सुसु के माध्यम से बाहर निकाल दे। क्लियर हो जी? As we know that the various type of chemical reaction taking place in our body, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। In different metabolic reaction, some useful and some waste product are found. कुछ यूजफुल और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है जहां पे ए टूट रहा है तो क्या बन रहा है बेटा? बी प्लस सी बन रहा है। तो ये मान लो एक यूजफुल प्रोडक्ट है और ये क्या बेटा? कोई वेस्ट है। तो हर केमिकल रिएक्शन में, जरूरी नहीं है कि सारे केमिकल रिएक्शन में, लेकिन जो भी केमिकल रिएक्शन में जहां वेस्ट बनेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ताकि इस वेस्ट को हमारी सेल से बाहर निकाले, वरना हमारी सेल की क्या हो जाएगी बेटा? डेथ हो जाएगी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस वेस्ट इन आवर बॉडी। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे। मेटाबॉलिज्म, देखो, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। जैसे मैं अभी सांस ले रहा हूं, यानी ब्रीदिंग हो रही है, सेल के अंदर में भैया पहुंच रहा है ना ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन हो रहा है, मैंने खाना खाया हुआ है, डाइजेशन हो रहा है। ठीक है जी? जब बात आएगी, देखो स्वेटिंग हो रही है, तो बेटा आपका कुछ पसीना भी निकल रहा है। तो बहुत सारे आपके केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में चल रहे हैं, इनका सम टोटल कर दो, सारा टोटल कर दो। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें सारे आ जाएंगे, आपके एक्सक्रीशन भी आ जाएगा, डाइजेशन भी आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी आ जाएगा, सर्कुलेशन भी आ जाएगा। सारे रिएक्शन जो आपकी बॉडी में अभी चल रहे हैं, बेटा मैं बोल रहा हूं तो ऐसा थोड़ी ना कि ब्लड एकदम क्लट हो गया, ब्लड तो चल ही रहा ना, फैल रहा है, अपने वेन्स आर्टरीज में जा रहा होगा, है कि नहीं है? तो सारे सिस्टम का, यानी जो जितने भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उनका टोटल कर देते हैं, दैट इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। और जैसा मैंने बोला, देखो ये रिएक्शन है, जो रिएक्शन आपके सेल में हो रहा है दैट इज द मेटाबॉलिक रिएक्शन,
और जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रही है इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? कौन सा वेस्ट बोलेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट। याद रखिएगा, क्या मैंने बोला? मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। क्लियर है जी? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर में जो वेस्ट प्रोड्यूस होगी दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द मेटाबॉलिक वेस्ट। अब अलग अलग जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है जी, वो हम पढ़ेंगे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती है। क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में आखिर क्या कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? पहले इन सारी बातों को आप नोट डाउन करेंगे बेटा। चलिए बेटा जी देखते हैं टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी हमारी बॉडी में कितने प्रकार के मेटाबॉलिक वेस्ट यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन से कितने प्रकार के वेस्ट बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला दे रखा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। हमने पढ़ रखा है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सेल्स के अंदर में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी एनर्जी, चूंकि हमारे सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाएगी भैया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल्स यूटिलाइज नहीं कर सकती तो ये उनके लिए क्या बेटा? वेस्ट। सो इट मस्ट बी रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है जी? नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला कि हमारी मसल सेल में एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं क्रिएटिन। क्रिएटिन का जब ब्रेक डाउन होता है बेटा तो क्रिएटिनिन नाम का एक वेस्ट मटेरियल बनता है। अब मान लीजिए मसल सेल में ये क्रिएटिन बना है, क्रिएटिनिन बना है, वेस्ट है, तो ये मसल सेल से कहाँ जाएगा? किडनी से, किडनी को फिल्टर आउट करके बाहर की तरफ सुसु के माध्यम से बाहर निकाल देगी। तो बेटा ये भी क्या है? एक प्रकार का मेटाबॉलिक वेस्ट है जो आपके मसल में प्रोड्यूस होता है। क्रिएटिनिन इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस बाय द मसल सेल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द क्रिएटिन। क्रिएटिन का ब्रेकडाउन होगा तो क्रिएटिनिन बनेगा, वेस्ट है तो इट मस्ट बी रिमूव। होगा कि नहीं भैया? इतनी सारी वेस्ट बन रही है। फिर अगर आपने एक्सेस वाटर ले लिया यानी कि जितना सेल को रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा वाटर ले लिया, ये भी आपके लिए क्या बेटा? वेस्ट है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं बेटा? एक्सक्रीशन यानी सुसु में पानी निकालते हैं। क्लियर है जी? ये भी एक प्रकार का वेस्ट है। द नेक्स्ट सम अदर वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में जो हम लेते हैं, जैसे ड्रग्स, कोई भी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, कोई भी ड्रग्स आप लेते हो तो आपकी बॉडी में कंज्यूम नहीं होता बेटा जी, इट इज रिमूव्ड अल्टीमेटली बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि ये फिल्टर आउट होकर यूरिन से बाहर निकल जाता है। पिगमेंट्स, जो आपका बाइल पिगमेंट होगा, जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है लीवर, दैट इज उनमें दो पिगमेंट होता है दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो बेटा डेड आरबीसी से बनता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, तो इट इज आल्सो रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। विटामिन, जो हम विटामिन खाते हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं बेटा, वो भी बाहर निकालते हैं। हार्मोन्स जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं ये हमेशा डिस्चार्ज होते रहते हैं, जब उनका काम खत्म हो गया इट इज डिस्चार्ज बाय द हेल्प ऑफ कौन सा सिस्टम बताइए? एक्सक्रीटरी सिस्टम। कुछ आयंस जो हमारे लिए बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में कुछ आयंस बनते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम चैनल पढ़ा होगा ना, जो कि आपका बेसिकली एब्जॉर्प्शन कराते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन। बहुत सारे चैनल चलते हैं हमारी सेल्स के अंदर में। क्लियर जी? पैसिव चैनल, एक्टिव चैनल, यानी जो बिना एनर्जी के होते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो में चले जाएं, ठीक है जी, उनको पैसिव चैनल बोले। लेकिन जो जिनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज, उनको क्या बोलते हैं भैया? जिनमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी चैनल्स को चलाने के लिए, उसको एक्टिव चैनल्स बोलते हैं। तो बहुत सारे आयनिक वेस्ट भी आपकी बॉडी में होती हैं जो आप यूरिन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, फोस्फेट आयन और सल्फेट आयन। जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये चार प्रकार के वेस्ट हो गए, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। पांचवा जो वेस्ट होगा दैट विल बी द नाइट्रोजनस वेस्ट। ये भी एक प्रकार का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी में एक्सेस, सुनिए, जैसे प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है, जैसे हमारी बॉडी में छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं,
तब जाके बनता है क्या बेटा, आपका प्रोटीन। जैसे 3 अमाइनो एसिड मिलते हैं, ए मतलब अमाइनो एसिड, जब 3 अमाइनो एसिड मिलते हैं तब जाके बेटा 1 प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। कितना प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा, 1 प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अमाइनो एसिड। तो बेटा जब आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी तो कुछ एक्सेस अमाउंट में, अगर मान लीजिए आपका अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो ये जो एक्सेस अमाउंट में अमाइनो एसिड होता है ना, यही ब्रेक डाउन होता है। और अमाइनो एसिड का जब ब्रेक डाउन होगा बेटा जी, तो ये टूटता है अमोनिया में। तो जिन ऑर्गेनिज्म में अमोनिया डिस्चार्ज होता है उसको बोलेंगे अमोनोटेलिक। यही आपका NH2 ब्रेक डाउन करता है और मॉडिफाई करके बनाता है यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, तो उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक। और यही NH2 यानी जो अमाइनो एसिड से जो आपका अमीन ग्रुप अभी देखेंगे वो निकलेगा, वो मॉडिफाई होके यूरिक एसिड भी बना सकता है। तो द थर्ड नाइट्रोजन वेस्ट इज द यूरिक एसिड। और जो भैया यूरिक एसिड जो बोलेगा एक्सक्रीशन के थ्रू यूरिक एसिड निकालेगा उसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ये सारी चीजें अभी आने वाली हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आता है। पहले इसको आप लिखेंगे बेटा। चलिए बेटा जी देखते हैं। द फिफ्थ टाइप ऑफ वेस्ट दैट इज नोन एज द नाइट्रोजनस वेस्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। देखिए जब क्या होता है बेटा, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है जहां पे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलके कुछ प्रोटीन को बनाते हैं। तो बेटा कुछ एक्सेस अमाउंट में अगर अमाइनो एसिड बन गया या बच गया आपके कहाँ पे बॉडी में, तो वो लीवर सेल में जाएगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है आपका अमाइनो एसिड का, NH2 CH R अल्किल ग्रुप COOH। ये आपका कुछ ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका अमाइनो एसिड का। तो कुछ जब आपके बॉडी में एक्सेस अमाइनो एसिड मौजूद होता है, इट विल बी टेकन बाय द लीवर, और लीवर सेल इसको ब्रेक करेगी इनटू 2 पार्ट्स में, इसको तोड़ देगी NH2 में और CHRCOOH में। तो ये जो पार्ट जो बचा हुआ है बेटा जी, ये फर्दर फॉर्म कर लेगा बेटा जी ग्लूकोज बाय अ प्रोसेस नोन एज ग्लूकोनियोजिनेसिस। देखिए जनरली अगर हम बात करेंगे बेटा, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बेसिकली ये जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो किसी कार्बोहाइड्रेट सोर्स से प्रोड्यूस होगा। लेकिन बेटा अगर वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, किसी और चीज से प्रोड्यूस हो रहा है, तो किसी नए चीज से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा जी, ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बनेगा तो उसको बेसिकली आपका सैकेराइड बोलते हैं। लेकिन बेटा जी हम देखते हैं जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहां पे छोटे छोटे आपके मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड आप देखोगे, ठीक है, छोटे छोटे कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन बेटा अगर कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के ग्लूकोज किसी और नए सोर्स से बने, तो यहाँ पे बेटा ये बेसिक स्ट्रक्चर था किसका बेटा, ये बेसिक स्ट्रक्चर था आपका अमाइनो एसिड का। तो यहाँ जो ग्लूकोज बना है वो कहां से बना है, अमाइनो एसिड से। तो अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी न्यू सोर्स से होता है उसको बोलेंगे बेटा ग्लूकोनियो, नियो मतलब नया, ग्लूकोनियोजिनेसिस। याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ न्यू सोर्स दैट इज अमाइनो एसिड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट कैन बी कंसिडर्ड एज द ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब यहाँ पे जो सेकेंड वाला पार्ट है दैट इज द NH2 अमीन ग्रुप, यही फर्दर मॉडिफाइड होके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो एक्सक्रीट आउट होती है वो होती है अमोनिया। यही फर्दर मेटाबॉलिक आपके उसको क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल के माध्यम से ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में। यही आपका NH2 फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा
यूरिक एसिड में। क्लियर है जी। तो ये जो अमीन ग्रुप है ये ट्रांसफॉर्म होकर अमोनिया बना लेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रही है अमोनिया, उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक, यानी जो अमोनिया को निकालेंगे उसको बोलेंगे अमोनोटेलिक। जिनके अंदर में ये मॉडिफाई होकर यूरिया बना लेगा, ऑर्निथिन साइकिल जो भी साइकिल को फॉलो करता है, तो बेटा उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। और यही अमोनिया ट्रांसफॉर्म होके बना लेता है यूरिक एसिड, जो कि बेसिकली बर्ड सोर्स में निकलता है, जो स्मॉल पैलेट निकलता है, छोटा सा कंपाउंड। जो चिड़िया कभी क्या करती है, लैट्रिन कर देखा है, पैलेट की तरह एकदम छोटा सा थोड़ा सा करती है, तो उसी को बोलते हैं यूरिक एसिड। जो सफेद सफेद दिखता है ना, वो यूरिक एसिड होता है। क्लियर है जी। तो नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन तीनों में, चाहे आप अमोनिया की बात करो, चाहे यूरिया की बात करो, चाहे यूरिक एसिड की बात करो, सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, उसी को बोलेंगे बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या बोलेंगे, जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है उसको बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो कितने प्रकार की वेस्ट हो गई भैया नाइट्रोजनस वेस्ट, 1 2 3। When there is an excess amount of amino acid present in liver, excess amount of amino acid होगा, it breaks down। देखिए NH2 में टूटा है और इसमें टूटा है, इससे आपका ग्लूकोज बन जाएगा। किसी न्यू सोर्स से बोलता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। NH2 ट्रांसफॉर्म होकर अमोनिया बना सकता है, यूरिया बना सकता है, यूरिक एसिड बना सकता है। तो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कितनी होंगी बेटा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट है, चूंकि लिवर सेल्स में हो रहा है ना। बेसिकली आपके, अगर मैं अपनी बात करूं तो लिवर सेल्स में बात करूं, मैं भी तो एक मामल हूं, ओके नहीं हूं। तो याद रखिएगा बेटा जी, सीधी सीधी ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। क्लियर है जी। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अमोनोटेलिज्म, फिर यूरियोटेलिज्म, फिर यूरिकोटेलिज्म। क्लियर है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे बेटा जी। चलिए बेटा जी, द फर्स्ट वन दैट इज द एमोनोटेलिज्म, यानी बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होती है, दैट इज द अमोनिया। क्या होगा बेटा, अमोनिया। बेसिकली अभी मैंने बताया कि बेटा एक्सेस अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं 2 पार्ट में, एक तो अमाइन ग्रुप और दूसरा CHRCOOH। तो जैसा कि मैंने बोला था, ये है अमाइनो एसिड, सॉरी गलती से अमोनिया लिख दिया बेटा, ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है जी, और ये अलग हो जाएगा। ये जो अलग होगा ये क्या बना लेगा बेटा, अभी पढ़ा था ग्लूकोज। ग्लूकोज नए सोर्स से बनेगा, दैट इज नोन एज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ जो प्रोसेस होगा, ये जो बन रहा है ग्लूकोज, इस प्रोसेस का नाम होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर है जी, विजिबल है कि नहीं बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर है, ठीक है जी। तो सेकेंड पार्ट दैट इज द अमीन ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा NH2 जो बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अमीन ग्रुप। क्या बोलते हैं, अमीन ग्रुप का फर्दर क्या होगा बेटा जी, ऑक्सीडेटिव। ये जो अमोनिया ना, अमोनिया कैसे बनेगा, तो ये अमाइनो एसिड दिख रहा है, अमाइनो एसिड का सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा इनटू अमीन ग्रुप एंड ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप तो ग्लूकोज बना लिया। ये जो अमीन ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप में फर्दर एक H+ जुड़ता है, तो क्या बना लेगा बेटा, अमोनिया, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द वेस्ट। और ये जो होती है बेटा हाईली टॉक्सिक वेस्ट होती है, इसको रिमूव करने के लिए हमको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को इसके साथ में रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, जिस प्रोसेस के द्वारा अमोनिया बाहर निकलता है, दैट इज नोन एज द अमोनोटेलिज्म। और जिन ऑर्गेनिज्म में अमोनिया एक्ट करता है या प्रेजेंट होता है एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट, दैट कैन बी नोन एज द अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। The organism which excrete ammonia are called as the अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे बेटा उसको, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये अमाइनो एसिड से आपका अमोनिया जो बनेगा, ये एक प्रोसेस के द्वारा बनता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब क्या हुआ बेटा,
जो अमाइनो एसिड है ना उसमें से अमीन ग्रुप का हट जाना और वही अमीन ग्रुप फर्दर आपका अमोनिया बनाएगा। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। देखिए अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड में ये ग्रुप अलग हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गया अमीन ग्रुप, तो ये अमीन ग्रुप अलग हो गया, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, यानी कि जो अमाइनो एसिड होगा उसमें से अमोनिया अलग हो जाएगा और फिर ये अमोनिया कंबाइन होगा H+ के साथ में और बन जाएगा बेटा अमोनिया, जो कि हाईली टॉक्सिक वेस्ट होता है। देखिए जरा यहाँ पे देखेंगे, अगर आप चाहते हैं 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालना, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को अगर बाहर निकालना होगा तो बेटा आपको 300 से लेके 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। यानी बेटा ये अमोनिया पहले मिक्स होता है वाटर में तब ये रिमूव होता है। तो सोचिए एक ग्राम, अगर 1 ग्राम अमोनिया है, अगर उसको रिमूव करना होगा तो अब कितना वाटर चाहिए भैया? 300 से लेके 500 ml वाटर चाहिए। सोचिए हाईली मिक्सिंग होती है तब ये रिमूव होगा। तो सोचो बेटा, अगर मैं कहता हूं कि मैं मेरी औकात नहीं बेटा कि मैं अमोनिया को एक्सक्रीट कर पाऊं। क्यों बेटा? बेटा मेरे पूरे बॉडी में 5 लीटर ही ब्लड है। कितना है बेटा? 5 लीटर ब्लड। उसमें वाटर कितना होगा ये आप भी जानते हो बेटा, मैं भी जानता हूं। 1 से 1.5 लीटर वाटर हम एक्सक्रीट आउट करते हैं पूरे दिन भर में। क्लियर है जी? तो बेटा आप सोचिए हम 1 से 1.5 लीटर ही निकाल पाते हैं। छोड़िए ये बेटा, एक मॉलिक्यूल निकालने के लिए 300 से लेकर 500 ml वाटर अगर निकालोगे बेटा तो हमारी औकात है क्या? अगर मान लो 10 ग्राम है आपका अमोनिया तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा बेटा? 3 लीटर वाटर आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, किस? यूरिन के माध्यम से। तो बेटा हमारी औकात नहीं है, यानी कि मैं टेरेस्टेरियल एनिमल हूं, जो भी टेरेस्टेरियल एनिमल होते हैं उनकी औकात नहीं है कि वो अमोनिया को एज ए वेस्ट डिस्चार्ज कर सके। क्यों? क्योंकि बेटा अमोनिया अपने को डिस्चार्ज कराने के लिए पहले उसकी मिक्सिंग होती है वाटर में and it requires large amount of water for its removal and that much water is not afforded by any terrestrial organism। यानी बेटा उतना वाटर किसके पास रहेगा? जो वाटर में तैरता रहेगा, तैरता रहेगा ना। कुछ वाटर 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 में कौन रहता है बेटा? मछली जल की रानी है। क्लियर है जी? तो बेटा एक तरफ से वाटर निकालती है, एक तरफ से डालती है, गिल्स के थ्रू ले गई, फिर वो करती है कि नहीं करती है? तो जो वाटर एक्सट्रीम वाटर में मौजूद होगा उन्हीं के लिए आपका ये क्या होगा बेटा? उन्हीं के अंदर में आपका अमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली किसमें प्रोड्यूस होगा? फिशेस में। हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा हमारी इतनी औकात नहीं है, इतना ज्यादा हम वाटर क्या करेंगे बेटा? बाहर नहीं निकाल सकते हैं बेटा। इतना ज्यादा वाटर निकाल देंगे तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा, खुद का वाटर सारा खत्म हो जाएगा। क्लियर है जी? This much water is not eliminated by terrestrial organism to remove water। हमारे बस की बात नहीं है। This elimination is only possible for the aquatic organism, यानी जो पानी में रहता है, जहाँ पूरा पानी है भैया वो कर सकते हैं। अमीबा और हाइड्रा ये बेसिकली एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। ये एलिमिनेट करते हैं अमोनिया को बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है जी? जैसे मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर में कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा, सेल के बाहर में कंसंट्रेशन क्या है? कम। तो मूवमेंट कहाँ होगा? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन। प्लेनेरिया, अर्थवर्म, टेडपोल, सैलमेंडर ये भी एक्वाटिक होते हैं बेटा। ये भी एलिमिनेट करते हैं अमोनिया को। किस फॉर्म में बेटा? ये यूरिन के माध्यम से निकाल देंगे। बोनी फिशेस की बात करेंगे जहां पे अमोनिया फर्दर चेंजेस होता है अमोनियम आयन में और ये आपका एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बेटा, गिल से बाहर निकाल दिया जाता है, रिलीज आउट थ्रू द गिल्स। फ्रेश वाटर जितनी भी फिशेस होंगी उनमें यही होगा। तो याद रखिएगा बोनी फिशेस और फ्रेश वाटर फिशेस अमोनोटेलिक होती हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे मैंने कार्टिलिजिनस फिशेस और मैराइन फिशेस की बातें नहीं की हैं। तो याद रखिएगा कार्टिलिजिनस फिशेस और मैराइन फिशेस यूरियोटेलिक होंगी। पहले इस पॉइंट्स को एक एक जो पॉइंट दे रखा है इसको बेटा आप अच्छे से समझें, लिखें, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है जी? वैसे मैंने अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा यूरियोटेलिज्म। चलिए बेटा जी, द सेकेंड दैट इज द यूरियोटेलिज्म। यानी बेटा
जिन ऑर्गेनिज्म में यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक, और जिस प्रोसेस से निकला होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, यूरियोटेलिज्म। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म, एंड एक्सक्रीटरी जो नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ होगी वो क्या होगी बेटा, यूरिया होगी। ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट यूरिया कैन बी कंसिडर्ड एज द यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है जी। अब देखिए एडवांटेजेस क्या है आपके यूरिया का ओवर अमोनिया। सुनिएगा, ये जो आपने प्रोसेस अभी हमने पढ़ रखा था कि जो एक्सेस अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड पहले इसका अमीन ग्रुप कन्वर्ट होगा अमोनिया में। तो बेटा हमारी औकात नहीं है कि हम अमोनिया निकाल पाए। क्यों बेटा जी, क्योंकि इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल, और उतना हम दे नहीं सकते। तो बेटा इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग या मैमल्स या फिर मैराइन फिशेस जैसे कि व्हेल और सील्स हो गई, डेजर्ट एनिमल जैसे कि कैमल, कंगारू रैट, इन सब में क्या होता है, ये जो अमोनिया फर्दर बाइंड होता है बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी ये चेंज हो जाता है बेटा यूरिया में। किसमें चेंज हो जाएगा, तो जो अमोनिया चेंज होता है यूरिया में बाय द कंबाइनिंग विद H2O और एटीपी की मदद से, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस होता है, अमोनिया से यूरिया जो फॉर्म हो रहा है इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा जी यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। तो यहाँ पे जो यूरिया जो फॉर्म होगा वो लेस टॉक्सिक होगा। देखिए अमोनिया कंबाइन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, लीवर में ही हो रहा है, एटीपी के प्रेजेंस में क्या बना बेटा, यूरिया। यहाँ पे जो यूरिया है वो लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया से 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक होता है आपका यूरिया, एंड इट रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। अपने रिमूवल के लिए ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर इसको रिक्वायर्ड होता है। देखिए तो एडवांटेजेस क्या है यूरिया का, यूरिया इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक। क्या होगा बेटा, 1 लाख बार कम है, कम टॉक्सिक है देन दैट ऑफ द अमोनिया। यूरिया इसीलिए लेस टॉक्सिक है तो कुछ ज्यादा समय के लिए हम अपनी बॉडी में इसको स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, उसमें आपका यूरिया स्टोर होता है। यूरिया कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्लियर है जी। नेक्स्ट जो यूरिया रिक्वायर करता है ये भी आपका सॉल्युबल होगा वाटर में, लेकिन बेटा ये लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होगा इसके लिए फॉर इट्स रिमूवल। जैसे अमोनिया 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 300 से लेकर 500 ml वाटर चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बेटा, 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए आपको चाहिए 50 ml ऑफ H2O। तो इतना हम वाटर को बाहर निकाल सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो हमारे अंदर में यही होता है। यूरिया सिंथेसिस कहाँ टेक्स प्लेस करेगा, मैंने बोला ही लीवर में होगा बाई यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल इन केस ऑफ मैमल्स। बहुत सारी फिशेस भी होती हैं, जैसे कि कार्टिलेजिनस फिशेस की बात कर रहे हैं तो यूरिया प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, उनके अंदर में जो यूरिया का प्रोडक्शन होता है सारी टिश्यूज के अंदर में होगा, एक्सेप्ट हार्ट की टिश्यू छोड़ दीजिए और ब्रेन की टिश्यू छोड़ दीजिए, यानी कार्डियक टिश्यू और ब्रेन दैट इज द नर्वस टिश्यू, इनको छोड़ दीजिए। बाकी सारे जगह आपके लंग्स की टिश्यूज हो गए, बाकी सारे जितने भी होंगे, गिल्स की टिश्यूज हो गए, जो भी हैं, जो भी टिश्यूज होंगी उनके अंदर में आपका यूरिया फॉर्म होता है। क्लियर है जी। यूरिया फॉर्म होगा। तो देखिए अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होकर अमोनिया बनाया, लेकिन हमारी औकात नहीं है कि हम अमोनिया निकाल पाए। तो ये अमोनिया इट अंडरगोज ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया या क्या बोलेंगे यूरिया साइकिल इसके अंदर में होगी, हमारे अंदर में जो बात कर रही है, और यूरिया प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या निकालते हैं बेटा, यूरिया। इसीलिए हम क्या बेटा यूरिया या यूरियोटेलिक, क्या बोलेंगे बेटा, यूरियोटेलिक हम निकालते हैं, हम एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिया। दैट्स व्हाई वी आर नोन एज द यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। हम क्या होंगे बेटा जी, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस यहाँ दिखाई दिया है, अमोनिया कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, यानी एक्टिव प्रोसेस होगा,
और यूरिया फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है आपका यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, मराइन फिशेस है जिसमें व्हेल और सील्स आ जाएंगी, डेजर्ट एनिमल्स है जैसे कि कैमल और कंगारू रेट हो जाएगा। और एक और आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म का, एक और एग्जाम्पल जरा आप लिख लेंगे बेटा यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म का एक और एग्जाम्पल, एक और ऐड कर लीजिएगा बेटा कार्टिलेजिनस फिशेस, GIV होगा, कोई भी स्पेलिंग देख लीजिएगा, कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे कि शार्क होता है, ट्राइगन होगा, शार्क, ट्राइगन, और एक और है दैट इज स्टिंगरे, यस स्टिंगरे, ये आपके यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म होंगे। इसके बाद बेटा मैं कुछ ऑर्गेनिज्म को लिखना चाहूंगा जो कि क्या कहेंगे बेटा दोनों तरह से काम करते हैं, उनमें ड्यूल एक्सक्रीशन होता है, कुछ किसी किसी समय में वो यूरियोटेलिक होंगे, किसी किसी समय में वो अमोनोटेलिक होंगे। तो इन ऑर्गेनिज्म को भी थोड़ा जान लेते हैं, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, देखेंगे बेटा इस बात को। चलिए बेटा जी नेक्स्ट है आपका ड्यूल एक्सक्रिएशन जैसे कि अर्थवर्म्स। जब ये बेटा एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है यानी कि वाटर के प्रेजेंस में रहता है तो अमोनोटेलिक होगा यानी कि अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, और जब बेटा वाटर लेस होगा यानी कि मड में घुसा रहेगा तो वो यूरियोटेलिक की तरह यानी यूरिया एक्सक्रीट करेगा। लंग फिश होती है और एक होता है जिनोपस जिसको अफ्रीकन टोड कहते हैं, ये भी अमोनोटेलिक हो सकता है जब एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाएगा, और यूरियोटेलिक होगा जब बेटा हाइबरनेशन करेगा यानी कि विंटर स्लीप जब जाएगा बेटा। ये अपने बेसिकली ये जो होते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म जो हाइबरनेट करते हैं यानी वो विंटर सीजन में नहीं दिखते हैं, जैसे सांप हो गया, स्नेक हो गई या आपके मेढक हो गए, विंटर सीजन में नहीं दिखेंगे बेटा। तो ये एक विंटर स्लीप में चले जाते हैं तो मड के अंदर में घुस के बैठे रहते हैं, तो वहां पे वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, तो जहाँ पे वाटर कम होगा तो यूरिया। क्रोकोडाइल अमोनोटेलिक, जब तक ये कहाँ बेटा जी ऑब्वियसली पानी में है तो अमोनोटेलिक अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, और जब वो बेटा आपका आ जाएगा लैंड के ऊपर आउट ऑफ वाटर मींस ऑन लैंड पे आ जाएगा तो वो क्या सीक्रेट आउट करेगा एक्सक्रीट करेगा यूरिया, तो उसको क्या बोलेंगे यूरियोटेलिक। क्या बोलेंगे बेटा जी यूरियोटेलिक, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा यूरिक एसिड, जो थर्ड है दैट इज द कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर में नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है दैट इज द यूरिक एसिड, और उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक नहीं यूरिकोटेलिक। चलिए बेटा जी द लास्ट वन दैट इज द यूरिकोटेलिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनती है वो बनेगी बेटा यूरिक एसिड, और जब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को लिबरेट करेगा दैट इज नोन एज द यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि रेप्टाइल्स की बात करो, बर्ड्स की बात करें, लैंड स्नेल्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स की बात करें, ये इनके अंदर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है बेटा यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट या पेस्ट मतलब चटनी की तरह होता है। अभी देखा होगा बेटा कभी कभी आप बड़ा तैयार होके जाते हैं स्कूल के लिए और अचानक से किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, कौवे ने एक्सक्रीशन कर दिया, देखा होगा, ठीक है जी। तो बेटा जी देखेंगे भैया उसके अंदर में एकदम व्हाइट और ग्रीन कलर का एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज द पैलेट विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। उसमें वाटर काफी क्या होता है बेटा कम होता है, देखा होगा ना। हम अगर एक्सक्रीशन करते हैं तो वाटर ज्यादा होता है, उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जो कौवा कोई पीजन अगर वो एक्सक्रीट कर दे तो उसमें ज्यादा सॉलिड मटेरियल होता है, वाटर काफी कम पाया जाता है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज द यूरिकोटेलिज्म। यूरिक एसिड जो बेसिकली फॉर्म होता है आपके या मेनली अगर बोले बेटा तो लीवर सेल्स के अंदर में ही होगा, और कुछ एक ऑर्गेनिज्म में किडनी में भी बन सकता है।
प्रोसेस वही है, अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा, पहले अमोनिया, बेटा इतना ज्यादा तो नहीं कर सकता है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये इनोसिनिक पाथवे के द्वारा, इसके अंदर में जो साइकिल चलती है इनोसिनिक साइकिल या इनोसिनिक पाथवे के द्वारा ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी? यूरिक एसिड में। फिर यही यूरिक एसिड रिमूव होता है। यूरिक एसिड की बात करें तो ये सबसे कम टॉक्सिक होता है, तो लीस्ट टॉक्सिक होता है। इसका बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि इसके रिमूवल के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो यहाँ दे रखा है, मान लीजिए 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालना है तो मात्र 10 ml H2O का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर है जी? तो हमारी बॉडी में जितने सारे वेस्ट हमने पढ़े, अमोनिया पढ़ा, यूरिया पढ़ा, यूरिक एसिड पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, वाटर पढ़ा, आयंस पढ़ा, ड्रग्स पढ़े, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट से प्रोड्यूस हो सकते हैं। और कुछ अदर मीन से भी, जैसे कि इंजेक्शन, मान लीजिए आप कोई फूड खा रहे हो जिसके अंदर में प्रोटीन है, तो प्रोटीन बाई ब्रेकडाउन होगा तो अमाइनो एसिड में बनेगा, अमाइनो एसिड में टूटेगा, और यही अमाइनो एसिड फर्दर एक्सेस होगा आपकी बॉडी में, फिर से रिमूव होगा। क्लियर है जी? दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्सली, ये मुझे टोटली या पार्सली इसको बाहर निकालना ही होगा। मैं एक चार्ट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बेटा जी, सुनिएगा, कभी कभार पूछ ले कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा। देखो नाइट्रोजनस वेस्ट को आप एक जगह पे लिख लीजिएगा। देखिए जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक था वो क्या था बेटा? अमोनिया। मोर टॉक्सिक या हाईली टॉक्सिक लिख देता हूं। दूसरा था बेटा यूरिया, ये क्या बेटा? बेटा लेस टॉक्सिक। और सबसे कम टॉक्सिक जो होगा बेटा जी वो होगा यूरिक एसिड, जो कि लीस्ट टॉक्सिक होगा। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि भैया आउट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे हाईएस्ट या सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा? अमोनिया। उससे कम यूरिया। सबसे कम टॉक्सिक कौन होगा बेटा जी? यूरिक एसिड। तो जितने सारे वेस्ट बने हैं बेटा, इन सभी के रिमूवल को ही, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बने हैं या फिर इंजेक्शन, आपने कोई प्रोटीन खाया उससे आपको अमोनिया मिला, ब्रेकडाउन हुआ अमोनिया में, और अमोनिया से आपका फिर से वही बेसिकली बना है आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ भी बना है। तो इंजेक्शन के द्वारा भी बन सकता है, मेटाबॉलिक वेस्ट से भी बन सकता है। तो बेटा ये जो वेस्ट है हम अपनी बॉडी में ज्यादा देर तक एक्यूमुलेट करके नहीं रख सकते हैं, इट विल लेड टू द डैमेज ऑफ आवर सेल्स। तो इनको एक स्पेसिफिक सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। उसी को क्या बोलेंगे बेटा जी? एक्सक्रीशन। क्रिया बोलेंगे भैया जी एक्सक्रीशन। और एक और टर्म आपसे पूछा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए हमारी सेल्स के अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन किया जाता है बाय द बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी जिन आयंस, जो आयंस का जरूरत नहीं है सेल के अंदर में, वो सेल से बाहर निकल जाएंगे, और जिन आयंस की जरूरत है वो सेल से बाहर से अंदर आ जाएंगे। तो आउट इन चलता रहता है। तो बेटा आयंस का जो लेन देन होगा, जो कंट्रोल और रेगुलेशन होता है, उसी को बोलते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। तो आयंस अगर आपके सेल के अंदर में रहते हैं तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं बेटा? मेंटेन करके रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करके आपकी बॉडी में रखते हैं, दैट इज नोन एज द ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर है जी? फिर हम वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन्स की बातें कर लेंगे। लंग्स है, स्किन है, ठीक है जी, आपका किडनी है, लंग्स तो है ना भाई, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, स्किन है वेस्ट निकालता है, इसके साथ साथ में और बताइए किडनी हो गया, और कुछ एक ऑर्गेनिज्म में आपका, अभी तो लीवर पड़ी रहता है ना, तो लीवर भी है, हम देखेंगे इस बातों को। क्लियर है जी? तो देखिए इन सारी चीजों का रिमूवल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, सबका रिमूवल ही कहलाता है एक्सक्रीशन। The process of removal of metabolic waste
जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस पढ़े फ्रॉम द बॉडी ऑफ इच कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा बेटा तो जो वेस्ट निकलती है वो निकलेगा क्या बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों का। जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो बोलते हैं बेटा बेसिक कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और फैट सेल जब टूटती हैं तो उसको बोलते हैं लिपोलाइसिस। तो ये जब टूटेंगे तो बेसिकली जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। आर मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। क्लियर है जी। दिस रिमूवल, और भैया यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो वेस्ट है उनका रिमूवल ही क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। बाकी सारे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दैट आर एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। और इनको नाइट्रोजनस वेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि बेटा जी इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन, बेटा आपके जो सेल्स की ऑस्मोलरिटी, हमारी बॉडी की ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहती है बाय द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड बेसिकली सॉल्ट कंसंट्रेशन। यानी अगर हम एक बात आपसे बोले कि भैया जो भी हमारे बॉडी के अंदर में सॉल्ट और आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है दैट प्रोसेस इज नोन एज, यानी osmoregulation is a type of process in which water and ion concentration are maintained और बैलेंस में मौजूद होता है इन आवर बॉडी। वाटर और आयनिक बैलेंस हमारी बॉडी में बना रहता है, दैट इज बेसिकली नोन एज द ऑस्मो रेगुलेशन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कंस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है। द मेंटेनेंस ऑफ कंस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द फ्लूइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वही फ्लूइड बाय कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। भैया सॉल्ट में क्या होंगे, आयंस होंगे, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये आयंस होंगे। तो इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, यानी ऑस्मो रेगुलेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच वाटर एंड आयनिक कंसंट्रेशन आर मेंटेन्ड और बैलेंस्ड इन आवर बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए प्रोसेस इन विच वाटर एंड आयनिक बैलेंस आर मेंटेन इन आवर बॉडी, दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो ऑस्मो रेगुलेशन होंगे उसमें कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे इस बात को। फिर हम एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज द वेरियस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो कि यू बेसिकली वेस्ट को डिस्चार्ज करते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा जी, किडनी के अलावा भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे लंग्स जो होता है बेटा ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, बिकॉज इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब आप सांस लेते हो ना, बाहर निकालते हो, तो देखना तो आपको थोड़ा गर्म महसूस होगा, तो वो उसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में आपको निकलते हैं। दैट इज द लीवर इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ क्या बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्लियर है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन दो कंपोनेंट होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, और ये बेटा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से होते हुए रिमूव होते हैं। इनका रिमूवल कौन कराता है बेटा जी? तो इनका रिमूवल कराता है लीवर। सो बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं ना, तो इनका एक्सक्रीशन कौन करा रहा है बेटा? लीवर। तो लीवर भी एक्ट कर सकता है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। द बाइल पिगमेंट दैट इज द बिलिरुबिन एंड बिलिबर्डिन इज फॉर्म्ड इनसाइड द लीवर बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से आर द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस व्हिच पासेस आउट थ्रू द, जो इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए पास आउट होके बाहर निकल जाता है। देन स्किन जो होगा बेटा, स्किन भी एक तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, दैट हेल्प इन एलिमिनेशन। जैसे आप पसीना निकलता है ना, स्वेट, तो उसके अंदर में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकलता है, कुछ सॉल्ट निकलता है और वाटर तो निकलता ही है बेटा जी। तो यहाँ पे स्किन भी एक्ट कर रहा है एज अ बोलिए एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। बेटा किडनी जो होता है, ये तो मुझे पढ़ना ही है, आपको भी पढ़ना है।
तो किडनी जो है वो प्ले करता है एन इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है इन ऑल वर्टिब्रेट्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे वो सारे वर्टिब्रेट्स में किडनी एक्ट करती है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और ये दो चीजों में मदद करती है बेटा जी। या तो नाइट्रोजनस, पहला होगा नाइट्रोजनस वेस्ट के एलिमिनेशन में, यानी कि अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड, कुछ भी, क्लियर है। एंड दूसरा ये मेंटेन करती है बेटा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे बेटा। ये एक बेसिक लेक्चर था। देखिए आपके बुक में इतना सारा बातें नहीं दे रखा है, लेकिन मुझे बताना पड़ा, क्यों? क्योंकि बेटा आपको आइडिया तो होना चाहिए कि भैया वेस्ट कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस किस फॉर्म में निकल रहे हैं। तो ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा। क्लियर है जी। आप अगर ये लेक्चर पढ़ेंगे बेटा आपको बेनिफिशियल होगा, प्रॉपर बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बेटा अब हमारे पास आधार हो गया है कि भैया एमोनोटेलिकॉन है, यूरियोटेलिकॉन है, यूरिकोटेलिकॉन है। ये अगर कोई भी पूछेगा आप फटाक से बता सकते हो। क्लियर है जी। अगर आपको ये पार्टिकुलर लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा, शेयर जरूर करते रहे दबा के।